करने जा रहे हैं पटना से ये बड़ी खबर। पप्पू यादव को बेऊर जेल भेजा गया है और 2 दिन की न्यायिक हिरासत में पप्पू यादव। कल देर रात ये गिरफ्तारी हुई थी और 31 साल पहले का मामला जिसमें पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई। बता दें आपको कि इससे पहले एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की गई और इसके बाद पप्पू यादव को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन पहले ये कहा गया कि उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा और पीएमसीएच में अभी उनका इलाज होगा, लेकिन अब उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया है। अब इस मामले में सोमवार को फिर से सुनवाई होगी। पप्पू यादव को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एम्बुलेंस से बेऊर जेल पहुंचाया गया। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव एम्बुलेंस के अंदर ही बैठे रहे और उसी एम्बुलेंस को सीधे जेल परिसर के भीतर ले जाया गया है। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एम्बुलेंस बेऊर जेल के अंदर दाखिल हो रही है और पप्पू यादव इसमें मौजूद है। गिरफ्तारी के बाद बेऊर जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पूरे इलाके को पुलिस फोर्सेस की निगरानी में रखा गया है। ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। दानापुर से अमरजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, बेऊर जेल पप्पू यादव पहुंच चुके हैं। पहले ये खबर आई कि वो पीएमसीएच जाएंगे, वहां पर इलाज होगा और सोमवार को कोर्ट पहुंचेंगे, और अब वो जेल पहुंचे हैं। विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी, जिस तरह से जो है जानकारी दिया गया है, पप्पू यादव के जो प्रवक्ता है प्रेमचंद, उन्होंने जानकारी दिया है। उनके अनुसार कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि जो है कोर्ट से सीधे जो है वो पीएमसीएच से जाएंगे इलाज के लिए। उनका इलाज कराना ज्यादा जरूरी है। उन्हें पैर में चोट है, शरीर के कई एक अंग में चोट भी है, तो इलाज ना हो करके पहले कोर्ट का आदेश जो है बेऊर जेल लाया गया। बेऊर जेल लाने के बाद जो है एम्बुलेंस से ही कोर्ट से ही एम्बुलेंस में बिठाया गया और वहां से जो है बेऊर जेल लाया गया है। और बेऊर जेल के अंदर जो है तस्वीरों में जिस तरह से दिखाई दे रहा है, वो जिस तरह से आए हैं पटना से बेऊर जेल तक सोते हुए एम्बुलेंस में आए हैं और यहाँ से जेल के अंदर घुसे हैं। यहाँ पर उन्हें उठाया गया और उसके बाद जो है एम्बुलेंस के साथ ही जो है जेल के अंदर जो है इन कराया गया है और वहां उन्हें उतारा गया है। कोर्ट की जो प्रक्रियाएं होती है, जेल की जो प्रक्रियाएं होती है, सारी प्रक्रिया जेल के अंदर पूरी की जा रही है। और जिस तरह से प्रवक्ता ने कहा है कि जेल प्रशासन को वहां से उन्हें फिर इलाज के लिए पीएमसीएच भेजना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि इनका इलाज कराना जरूरी है। तो अब अभी पप्पू यादव की तबीयत कैसी बताई जा रही है? क्या पीएमसीएच ले जाने की जरूरत उनको लग रही है? जी देखिए, जिस तरह से वो आए हैं तो वहाँ कोर्ट से जो है जेल तक जो सफर उनका रहा है, एम्बुलेंस में सो कर रहा है, तो इससे ये जो है जाहिर होता है कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है और उसकी वजह से जो है उनका इलाज जरूरी है। तो जेल प्रशासन ये तय करेगा कि जेल के अंदर जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज हो या फिर पीएमसीएच में इलाज हो। तो जेल प्रशासन जिस तरह से जो है उनके डॉक्टर जो है जो इलाज के लिए प्रिस्क्रिप्शन देंगे, वो जो है जो उनको जो है जानकारी देंगे, उसके अनुसार जेल प्रशासन जो है कार्रवाई करेगी जेल के अंदर या फिर पीएमसीएच में उनका इलाज किया जाएगा। फिलहाल जेल के अंदर पप्पू यादव हैं और उनका जो है प्रक्रिया पूरा किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में वो जो एम्बुलेंस है उसी में अभी तक सवार बताए जाते हैं। अभी एम्बुलेंस से उतरे नहीं है, एम्बुलेंस अंदर ही है। उस जेल के अंदर जो एम्बुलेंस गया है उसी एम्बुलेंस में अभी पप्पू यादव है। एम्बुलेंस को अभी बाहर नहीं लाया गया है और एम्बुलेंस बाहर लाया जाएगा। उसके बाद पता चलेगा कि उसी एम्बुलेंस से पीएमसीएच जाते हैं या फिर उस एम्बुलेंस से उतार कर फिर जेल के अंदर जो है उनका इलाज किया जाता है। लगातार इसको लेकर, इस गिरफ्तारी को लेकर पप्पू यादव सवाल उठा रहे हैं कि साजिश के तहत ये गिरफ्तारी की गई है और जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी गिरफ्तारी के वक्त भी वो अड़े हुए थे कि दिन में वो जाएंगे और सीधे वहां से उनको कोर्ट ले जाया जाए। लेकिन क्या वकीलों से कुछ आपकी बात हो पाई है? क्या पप्पू यादव के पक्ष के वकील कुछ बता रहे हैं? क्या कोर्ट में क्या बातचीत हुई? क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया जिसके बाद उनको बेऊर जेल पहुंचाया गया है? देखिए, वकील से तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन जो उनके प्रवक्ता हैं उन्होंने जो बताया है उसके अनुसार ये बताया गया कि जो है कोर्ट के अंदर उन्हें इलाज की सख्त जरूरत की बात कही गई है। तो इलाज की जरूरत है उनको। अब जेल प्रशासन ये तय करेगा कि जेल के अंदर उनका इलाज होगा या जेल के बाहर पीएमसीएच में इलाज होगा। ये तय करना जेल प्रशासन का काम है और जेल के डॉक्टर का काम है कि उनका जो है सेहत किस तरह से है
और उस सेहत का जब जांच करेंगे तो उस जांच में क्या आता है कि वो बिल्कुल, और अब से जेल के थोड़ी अंदर देर इलाज बाद कर ये भी पाएंगे साफ या हो बाहर। जाएगा कि क्या पीएमसीएच उनको भेजा जाएगा या फिर नहीं, बेउर जेल में ही उनका इलाज चलेगा, ये देखना होगा। अमरजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ये 3 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कोर्ट परिसर जब उनको ले जाया गया उस वक्त की तस्वीर, इसके बाद बेउर जेल पहुंचाए गए हैं पप्पू यादव, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और अब क्या बेउर जेल से वो पहुंचे हैं पीएमसीएच, ये देखना होगा। और बिहार विधानसभा की स्थापना के गौरवशाली 105 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर भव्य समारोह का आयोजन हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंचे, जहां उनके स्वागत की भव्य तैयारी दिखी। बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र विषय पर होने वाले व्याख्यान में सभी विधायकों और मंत्री शामिल होते हुए देखे गए। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने जहां सशक्त विधायक के साथ समझदार विधायक बनने की अपील की। मुबारकबाद देता हूं कि आज के लिए इन्होंने एक मुद्दा भी तय कर दिया है, सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र। सही बात है कि लोकतंत्र की तो आत्मा ही विधायक हो, सांसद हो, जनप्रतिनिधि जितने हैं वही तो लोकतंत्र की आत्मा है। सशक्त विधायक बनने का क्या मतलब है कि सबसे पहले तो जानकार विधायक बनना चाहिए। विधानसभा या जो सच में विधायी प्रक्रिया है सबको समझना चाहिए। लक्ष्य 14% ग्रोथ रेट हासिल करना। इस तरह आज बिहार देश का बहुत अग्रणी और विकसित राज्य बनने की ओर है। माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी की अभिनंदनीय उपस्थिति यहां है। आज कैसे गौरवशाली अपने अतीत और परंपराओं और इतिहास के साथ बिहार नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। माननीय सभापति राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में संसद में बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। सारी पुराने रिकॉर्डों को डिजिटाइज किया जा रहा है और बिहार की विधानसभा की विधानमंडल की लाइब्रेरी तो अद्भुत रूप से संपन्न है। नया मेटा डेटा विकसित किया जा रहा है जिससे सूचनाओं को बहुत आसानी से खोज सकें आप। एआई के इस दौर में एक इफेक्टिव विधायक सशक्त विधायक आप कैसे बन सकते हैं, उसके लिए जितनी सुविधाएं नई तकनीक आपको देती है शायद पहले के लोगों को यह अवसर उपलब्ध नहीं था। विशेष जो मुझे खुशी मिल रही है कहते हुए कि बिहार का लेजिस्लेटिव काउंसिल जो विधान परिषद है ये हमारे देश का लाइव जाने वाला पहला सदन बना है। तो बिहार में विकसित किया है और आज से बिहार विधानसभा भी कार्यक्रम शुरू कर रहा है। और मैं अपने मंत्रिमंडल में कई लोगों को मैं कहा हूं कि बिहार को हम लोग सब मदद। और आज सारे राज्य की अधिकतम विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है। अधिकतर राज्य की विधानसभाओं ने अपनी पुरानी डिबेट चर्चा संवाद कानून प्रदेश देश के मुद्दों को डिजिटाइजेशन कर दिया है और कुछ बचा है तो आने वाले समय के अंदर हमारा प्रयास है कि 2026 तक हम सारे राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई को डिजिटाइजेशन कर कर एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे ताकि जब कभी आपको किसी भी कानून पर चर्चा करनी हो तो प्रदेश में उस कानून पर कब चर्चा हुई थी, संसद में कब उस कानूनों पर चर्चा हुई थी। और ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। हर गांव में अब सुधा दुग्ध उत्पादन समिति का गठन किया जाएगा और इससे पशुपालकों को दूध की उचित कीमत मिल सकेगी। साथ ही इससे गांव में डेयरी उद्योग को बढ़ावा भी मिलेगा।
फिलहाल बिहार के कुल 39,073 गांव में 25,593 गांवों में सुधा दुग्ध उत्पादन समिति का गठन हो चुका है और अगले 2 साल में हर गांव में सुधा का केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसमें सबसे खास बात यह होगी कि सुधा केंद्र के आवंटन में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पहल की जाएगी और जीविका दीदियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे कि ग्रामीण इलाकों में महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा और इसमें मदद मिलेगी। महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने में मदद मिल पाएगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार वेटनरी कॉलेज कैंपस में पशुपालन निदेशालय और राज्य स्तरीय संसाधन प्रशिक्षण केंद्र के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने फार्मर ट्रेनिंग हॉल सहित भवन के विभिन्न भागों का जायजा लिया है और वहां उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस भवन परिसर की 4 दीवारी को ऊंचा कराया जाएगा, साथ ही परिसर को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखा जाए। उन्होंने कहा कि भवन अच्छा बना है, किसान आकर यहां पर ट्रेनिंग ले सकेंगे, जिससे कि उन्हें फायदा होगा। इसके साथ ही पशुपालकों के हितों में लगातार सरकार काम कर रही है, इस बात की जानकारी दी गई। और तेजस्वी यादव को आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज आरजेडी कार्यालय में उनका भव्य स्वागत किया गया। तेजस्वी के आने से पहले आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थकों ने ढोल नगाड़ों पर जमकर डांस किया और आरजेडी दफ्तर में शानदार लाइटिंग की गई थी। तेजस्वी यादव के आते ही समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की है। मंच पर तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी की कमान अब युवा हाथों में है, यानी कि तेजस्वी के हाथों में है, जिससे कि पार्टी मजबूत होगी। और अगली खबर आरस से आपके सामने रख रहे हैं, जहां नमामि गंगे प्रोजेक्ट और सिवर लाइन निर्माण के नाम पर खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे लोगों के लिए अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। आरा रेलवे स्टेशन के सामने मुख्य सड़क पर 5 से 6 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए हैं, जहां से रोजाना हजारों रेल यात्री और वाहन गुजरते हैं। हैरानी की बात यह है कि न तो किसी तरीके की बैरिकेडिंग है, न ही कोई चेतावनी बोर्ड लगाए गए। नगर निगम और बुडको के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी कहने से बचते हुए देखे गए। अब सवाल यह है कि कब तक लोग इन गड्ढों के बीच अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे? क्या आरा का प्रशासन भी दिल्ली जैसे हादसों का इंतजार कर रहा है? और चलिए बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। सहरसा से बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको बताते हैं ये खबर, जहां पर 4 लड़कों ने कीटनाशक खा लिया, 2 की जान चली गई, 2 की हालत गंभीर है। दरअसल जहर खाने की वजह साफ नहीं है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची है। अब जांच की जा रही है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। कनेरिया थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर 4 युवकों ने कीटनाशक खाया, जिसकी वजह से 2 की जान चली गई, 2 की हालत गंभीर है, इलाज चल रहा है। और जहर खाने के पीछे की वजह क्या है, अब पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। गांव में पुलिस पहुंची, जानकारी जुटाई जा रही है। कनेरिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अगली खबर मुजफ्फरपुर से आपके सामने रख रहे हैं, जहां बोचहा थाना क्षेत्र के मझौली NH 27 के किनारे एक युवक की लाश मिली है। युवक की कनपट्टी में गोली लगी हुई थी। शव के पास एक पिस्टल और एक बाइक बरामद की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मृतक की पहचान अब तक नहीं की जा सकी है। पुलिस बाइक के नंबर के आधार पर पहचान कर रही है और पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है। ग्राम मंझौली NH 27 सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का लाश बरामद हुआ है, जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष है। सबके पास एक पिस्टल बरामद हुआ है। सबके कनपट्टी के पास गोली लगने का आर पाव घाव का निशान है। लाश के पास एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। FSL की टीम बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण करवाया गया है।
और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपके सामने भागलपुर से बड़ी खबर रखते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर यहां पर दिखा। बबरगंज थाना क्षेत्र से लापता सोनाक्षी और जिया को मुंबई से लेकर पुलिस भागलपुर पहुंची है और पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। मुंबई जाने के कारण के बारे में जानकारी अब जुटाई जा रही है। मेडिकल जांच के बाद कोर्ट में दोनों का बयान रिकॉर्ड कराया जाएगा और दोनों ही बच्चियों का मेडिकल करा लिया गया है। अब कोर्ट में दोनों का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर दिखा है। सोनाक्षी और जिया दोनों ही मुंबई से भागलपुर पहुंच गई हैं और ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की जब इनको मेडिकल के लिए टीम लेकर पहुंची और इन बच्चियों से अब ये जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिरकार ये मुंबई कैसे पहुंची। क्या कोई नेटवर्क इनके पीछे काम कर रहा था? बच्चियों से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो दोनों ने कोई भी बयान नहीं दिया, किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। 8 तारीख से गायब सोनाक्षी और जिया जो है वो मिल चुकी हैं। आप देख सकती हैं कि उन्हें मेडिकल के लिए जो है अभी सदर अस्पताल लाया गया था और हम बात करने की कोशिश करते हैं जिया और सोनाक्षी से कि आखिर क्या बात था, क्यों गई थी जिया, क्यों नहीं कुछ बता रही, किसने मना किया है? सोनाक्षी है, जिया ने कुछ नहीं बताया। हम सोनाक्षी से पूछे क्या हुआ है, सोनाक्षी क्यों गई थी, क्यों गई थी? तो आप देख सकते हैं कि दोनों कुछ नहीं बोल रही हैं। वहीं आईओ भी जो है दोनों को लेकर दौड़ रही हैं। आज सुबह जो है ये दोनों बच्चियां जो है मुंबई से आई हैं और अभी तक जो है कोई जवाब इन लोगों के द्वारा नहीं दिया जा रहा। क्या हुआ था तो देख सकते हैं कि कुछ नहीं बोल रही हैं और साफ तौर पर पुलिस जो है आईओ जो है अनीशा कुमारी वो जो है दोनों बच्चियों को लेकर अब कोर्ट जा रही हैं। यहाँ मेडिकल के लिए इन दोनों को लाया गया था। आज 1 महीना लगभग बीत चुका है और उसके बाद जो आखिर पुलिस जो है क्या छुपाना चाह रही है, इन दोनों बच्चियों को क्यों नहीं बोलने देना चाह रही है, बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों बच्चियां अगर मिली हैं तो पुलिस इन दोनों को बोलने से चुप क्यों करा रही है और अब जो है इन्हें मेडिकल के लिए यहाँ लाया गया था और अब कोर्ट ले जाया जाएगा जहाँ दोनों का बयान होगा। भागलपुर। और अगली खबर पूर्णिया से आपके सामने रख रहे हैं। सहायक खजांची थाना के लाइन बाजार छोटी मस्जिद के पास दबंगों ने एक बिरयानी की दुकान में जमकर तोड़फोड़ की है, मारपीट की गई है। मारपीट में दुकानदार का स्टाफ आरिफ गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। सीसीटीवी में 15 से 20 की संख्या में लोग आपको दिख रहे हैं जो कि हाथों में लाठी डंडे लिए दुकान के शीशे तोड़ते हुए देखे जा रहे हैं। पीड़ित दुकानदार मोहम्मद अकबर आलम ने कसाई टोला निवासी मोहम्मद मुन्ना और इमरान समेत कई लोगों पर प्राथमिकी दर्ज करा दी है। इस दौरान 25,000 रुपए लूटने की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर पूरे मामले की जांच में जुटी है। और चलिए अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। व्यापार की दुनिया में भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ गई है। अमेरिका और भारत के बीच जो टैरिफ को लेकर टेंशन चल रही थे उस पर अब ब्रेक लग चुका है। अमेरिका ने भारत के ऊपर से 50% का टैरिफ घटाकर सिर्फ 18% कर दिया है। 18% टैरिफ हमारे सभी पड़ोसी देशों और दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ से कम होने की वजह से देखिए रत्न और हीरो पर 0 ड्यूटी अब लगेगी। फार्मास्यूटिकल की बात की जाए तो इन प्रोडक्ट्स को भारत से बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, उन पर भी 0 ड्यूटी लगेगी। स्मार्टफोन जो कि भारत से बड़ी संख्या में अमेरिका भेजा जाता है उन पर भी 0 ड्यूटी अब लगेगी। कृषि सामानों को भी टैरिफ से अलग रखा गया है। भारत ने अगले 5 साल में $500 अरब की वस्तुओं को खरीदने की सहमति जताई है जिसमें कि तेल, विमान, फाइटर जेट, एनर्जी और कुछ खाद्य पदार्थ शामिल हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का पहला अंश अब तय किया है उसके तहत 50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी वो अब 50% से घटकर मात्र 18% लगेगी।
और 18% हमारे जितने अड़ोस पड़ोस के देश हैं, जितने देश हैं जिनके साथ हमारी स्पर्धा रहती है, उन सभी देशों से कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे। और भारत और अमेरिका के बीच पिछले लंबे समय से चल रहे टैरिफ वॉर का अब अंत हो चुका है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक संयुक्त बयान के अनुसार दोनों देशों ने एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति जता दी है। पीएम मोदी ने भी आज पोस्ट किया है इसको लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि इस डील से मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। और अमेरिका ने भारत पर 25% लगा हुआ अतिरिक्त टैरिफ भी हटा लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने का आदेश जारी कर दिया और अमेरिका ने रूसी तेल आयात करने पर भी 25% का टैरिफ हटा दिया है। देखिए, ट्रंप के इस कदम से भारतीय निर्यातकों को बहुत फायदा होगा और फिर से अमेरिका के साथ व्यापार पटरी पर वापस लौटने लगेगी। टैरिफ अगस्त 2025 में लगाया गया था, जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की तरफ से रूसी तेल की खरीद को लेकर आपत्ति जताई गई थी। हाल ही के दिनों में टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बीच ये कदम दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने वाला कदम बताया जा रहा है।